Hello friends, myself Arpit Korsani. Welcome to Anthropology and Tutorial. So today we will discuss about the theory of organic evolution. It's a Lamarck theory, theory of inheritance of acquired characters. So this is theory given by the Lamarck. So let's begin with the theory. Lamarck's theory, theory of inheritance of acquired characteristics. So जो Lamarck था उसने explain किया था कि जो लिविंग बॉडी है, जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा ही इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से प्रभावित होता है। एक जो बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, वो एक इन्वायरमेंट में तभी अडेप्ट कर पाते हैं अगर उनकी नीड्स फुलफिल्ड हो। उन्हें फूड टाइमली में उनकी जो फूड अवेलेबिलिटी है उस इन्वायरमेंट में या नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन्वायरमेंट जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए। सो उसने बोला था कि जो बॉडी में जो न्यू ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप, जो कंटिन्यूसली हम पार्ट्स जो यूज करते रहते हैं वो टाइमली डेवलप हो जाते हैं। जो ऑर्गन्स और पार्ट्स हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं होते हैं वो टाइमली वैनिश हो जाते हैं बॉडी में। तो जो ये ऑर्गन्स डेवलप्ड हुए हैं या फिर बॉडी से वैनिश हुए हैं वो आगे भी जनरेशन में डेवलप होते हैं और वैनिश हो जाते हैं। सो आगे ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये हेरिडिटरी रहता है। सो उसने ये एक्सप्लेन किया था, उसने मेनली इन्वायरमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल माना कि जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो डेवलपमेंट होती है ऑर्गन्स की या जो ऑर्गन्स वैनिश हो जाते हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से ही होते हैं, वो नीड्स की वजह से ही होते हैं। सो उसने लेमार्क्स ने 4 प्रोपोजिशन दिए थे जिसके बिहाफ पर उसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उसने फर्स्ट बोला कि जो इंटरनल वाइटल फोर्स है, जो इंटरनल वाइटल फोर्स है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जो पार्ट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है। तो उसने सेकेंड जो कॉन्सेप्ट दिया था उसने बोला कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, कि जो इन्वायरमेंट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज लाने में। अगर कोई न्यू नीड है, कोई जरूरत है, कोई डिजायर है बॉडी की, वो हेल्प करती है इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में। जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही नीड जो है वो राइज होती है और जिसकी वजह से बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो जो जरूरत है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे बॉडी ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आएगा। इन्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंज आती है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर में भी वैसे ही चेंज आएंगी। तो इसकी वजह से जो न्यू नीड राइज होती है बॉडी में। और फिर थर्ड कॉन्सेप्ट उसने दिया था यूज एंड डी यूज ऑफ ऑर्गन्स। उसने बोला कि जो ऑर्गन हम डेली यूज कंटिन्यूसली हम यूज कर रहे हैं वो बॉडी में डेवलप होते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो उसमें प्रोग्रेस होती रहती है। सो पर जो बॉडी में ऑर्गन्स यूज नहीं हो रहे, डिसकंटिन्यूसली यूज हो रहे हैं, वो या तो बॉडी टाइम के साथ वो बॉडी में से वैनिश हो जाते हैं। और उसने फोर्थ प्रोपोजिशन क्या कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो बॉडी में चेंजेस आए, जो ऑर्गन डेवलप्ड हुए या राइज हुए, वो हेरिडिटरी हैं, वो आगे पास आउट हर एक जनरेशन में पास आउट होते रहेंगे। जो बॉडी में ऑर्गन वैनिश हो गए वो आगे वाली जनरेशन में भी वैनिश ही रहेंगे। सो ये 4 प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंगली उसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और उसने एग्जाम्पल्स दिए थे। उसने जिसकी भी आप उसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उसने एग्जाम्पल क्या दिया कि जो जिराफ है वो पहले उसकी जो नेक थी इतनी इलोंगेटेड नहीं थी, उसकी फोर लिम्स इतने इलोंगेटेड नहीं थे, वो इतना लंबा नहीं होता था। सबसे पहले वो हॉर्स के साइज का ही होता था, उसकी जो नेक थी वो हॉर्स के साइज की थी, उसके फोर लिम्स भी हॉर्स के लेग्स जितने ही होते थे। बट टाइम के अकॉर्डिंग जब उस टाइम पर इतना वेजिटेशन था वो इतना लैंड पर टेरेस्ट्रियल नहीं था, उसे लैंड पर अपनी फूड नहीं मिलता था, तो उसे
ट्रीज की लीव्स खाने में उसे अपनी नेक्स को और फोर लिम्स को ऊंचा करना पड़ता था कि क्योंकि जो उस टाइम पे जो ट्रीज थे उनकी जो लीव्स थी वो थोड़ी ऊंचाई पे होती थी, जिसकी वजह से उसको अपनी गर्दन को थोड़ा ऊंचा करके ही अपने फूड खाने के लिए उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना पड़ता था। तो जब रोज उसे ऐसा करना पड़ा तो उसकी जो नेक है वो इंक्रीज हो गई और उसकी फोर लिम्स भी थोड़े लंबे हो गए, जिसकी वजह से आगे वाली सभी जनरेशन में नेक्स और फोर लिम्स दोनों में इलोंगेशन आ गई और ये हेरिडिटरी रहा। तो इसने फर्स्ट एग्जांपल ये दी थी। सेकंड एग्जांपल उसने एक्वेटिक बर्ड्स की दी, जैसे कि डक हो गई, कि उस टाइम पहले टाइम में डक को अपना फूड क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल थी डक, तो उसे अपनी फूड अवेलेबिलिटी उसे लैंड पर नहीं मिलती थी, तो उसे बार बार वाटर में जाना पड़ता था, कोई लेक में जाना पड़ता था या रिवर में जाना पड़ता था, क्योंकि वाटर में उसकी फूड अवेलेबिलिटी थी, लैंड में उसे फूड अवेलेबिलिटी नहीं मिलती थी, तो जिसकी वजह से उसे मोस्टली पानी में रहना पड़ता था, तो जिसकी वजह से उसे तैरने में प्रॉब्लम आती थी। तो ऐसे जब टाइम के साथ उसे बार बार पानी में स्विमिंग करनी पड़ती थी तो उसके जो टॉज थे वो वेब्ड हो गए। तो ये जो कैरेक्टर है, क्वाइट कैरेक्टर है, वो आगे पास आउट होता गया। तो हर एक जनरेशन में जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनके जो टॉज होते थे वो वेब्ड होने लग गए। उसने थर्ड एग्जांपल दी थी डियर की, कि जो हिरन था उसकी जो अब स्पीड सबसे ज्यादा हिरन की मानी जाती है फॉरेस्ट में। सो पहले जब हिरन को अपने बचाव जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो इनसे बचने के लिए भागना पड़ता था। उस डर में इतना तेज भागता था कि उसे अपने आप को बचाना पड़ता था खतरनाक जानवरों की वजह से, वाइल्ड एनिमल्स की वजह से। तो उसकी स्पीड इतनी हाई हो जाती थी, तो रोज अपने बचाव के लिए वो इतनी तेज भागता था। तो ये वाला कैरेक्टर है एक्वायर्ड हो गया। तो जो आगे वाली जनरेशन है वो उनमें डियर में जो रनिंग कैपेसिटी थी सबसे हाई होने लगी। तो ये कैरेक्टर आगे हेरिडिटरी इनहेरिट हो गया आगे वाली जनरेशन में भी। फोर्थ उसने केव ड्वेलर्स की दी थी, कि जो केव ड्वेलर्स हो गए वो पहले उनकी इतनी कैपेसिटी होती थी कि वो लाइट में भी देख सकते थे, लेकिन मोस्टली उन्हें जो फूड अवेलेबिलिटी हो गई वो नाइट में ही मिलती थी, तो जिसकी वजह से उनको नाइट में रात को जागना पड़ता था और उनको ज्यादा आंखों को स्ट्रेन देना पड़ता था अपने शिकार को ढूंढने में। तो उनकी जो रात में देखने की कैपेसिटी वो इंक्रीज हो गई और जो ये कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे इनहेरिट होता गया। तो इसने ये एग्जांपल के बिहाफ पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क थ्योरी। अब इसके कुछ क्रिटिक्स है वो इसके अगेंस्ट भी थे, जिन्होंने लेमार्क के जो कॉन्सेप्ट को फुली एक्सप्लेनेबल नहीं माना। ये जो थ्योरी थी डिबेटेबल थी। उसने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला, क्योंकि लेमार्क ने जो फर्स्ट प्रोपोजिशन दी थी कि जो थ्योरी डज नॉट हैव, उसका कोई ग्राउंड नहीं था कि और ये बिल्कुल भी सच नहीं था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी पार्ट इंक्रीज करते हैं। तो ऐसी कोई वाइटल फोर्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। तो सेकंड उसने जो इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट दिया था ये थोड़ा डाउटेबल है, ये फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सी न्यू नीड्स जो थी जो इन्वायरमेंट की वजह से अडेप्टेबल होती है। तो इसने सेकंड कॉन्सेप्ट को ये डाउटेबल रहा। एंड थर्ड प्रोपोजिशन उसने दी थी, प्रपोज किया था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आर, ये कुछ हद तक सही माना जाता है। जो फोर्थ प्रोपोजिशन थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट होते हैं, ये वाइटल फोर्स की वजह से, इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स की वजह से, या फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से। पर ये डिबेटेबल रहा क्योंकि फुली एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं कर पाया था। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म है लेमार्क्स